जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी मेरे भावी कॉम्पिटिटरों का जोरदार तरीके से मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में मैं आत्मा सिंह तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आ जाइए सब लोग, आ जाइए भाई, सभी लोगों का स्वागत है, तहे दिल से स्वागत करता हूं। और सभी मेरे जो भावी कॉम्पिटिटर हैं या जो वर्तमान के कॉम्पिटिटर हैं, सभी लोगों के लिए ये खुला प्लेटफॉर्म है। और आप सभी लोगों के बेहतर भविष्य की कामना करते हुए मैं आपके लिए बेहतरीन ये कदम उठाया। और बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आता है कि सर आपने बहुत अच्छा मुहिम छेड़ा है। तो निश्चित रूप से मैं आपको आपके मुकाम तक लेके जाने के लिए ये शुरुआत किया हूं और लेकर के आपको वहां तक पहुंचाऊंगा। इसको इसीलिए कहा गया शून्य से शिखर तक लक्ष्य बैच, ठीक ना। तो मैं इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ पढ़ाने वाला हूं और आप सभी लोग बिल्कुल बेहतर तरीके से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ओके, चलिए तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करेंगे इसको। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक टैग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके, और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट भी है मेरी कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास कोई भी मेरे द्वारा दी गई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। ओके, और इसके बाद अपना प्रतिक्रिया जरूर कमेंट में दिया करिए। आपसे हाथ जोड़ के करवट प्रार्थना है कि आपको कैसा लगा वीडियो, क्वेश्चन के कलेक्शन कैसे लगे, प्लीज़ इतना जरूर किया करिए। ओके, और वीडियो पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करता हूँ फिर से। देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त जो भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद कब सृजित किया गया। अब देखिएगा मेरे दोस्त, पूछा गया ये कब सृजित किया गया। तो मेरे दोस्तों याद रखिए, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का जो पद है ये एक संवैधानिक पद बना दिया गया। 1975 में इसको क्या किया गया, 1975 में इसको लाया गया या इसको सृजन किया गया। इसको याद रखिएगा, 1975 में लोकायुक्त का पद उत्तर प्रदेश में आया है, ठीक है। 1950 में क्या हुआ था, तो आप इतना मानिएगा, 1950 में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। मतलब कह सकते हैं कि अब हमारे पास भी एक विधान है, एक कानून है। इस कानून के तहत पूरे देश की व्यवस्थाएं संचालित होंगी। कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ओके, अब देखिए 1965 में कौन सी घटना घटी बाबू। 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ था। भारत वर्सेस पाकिस्तान युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें कि भारत को विजय मिली थी। ओके, चलेगा। अब याद रखिएगा उस महापुरुष को जिसको पूरा देश दुनिया याद करता है, वीर अब्दुल हमीद को। यहीं पर थे वीर अब्दुल हमीद, ठीक है। इनको गर्व से याद किया जाता है, वीर अब्दुल हमीद साहब को। 1977 में आप देखेंगे इस टाइम पे इमरजेंसी का टाइम आता है, 1975 से 76, मतलब 77-78 के आसपास, क्योंकि इस टाइम पे इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट जाती है और संयुक्त मोर्चा की गवर्नमेंट बनती है। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। बताइएगा, आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा सभी लोग। वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, सभी लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे। तो वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो मेरे दोस्तों याद रखना, रानी अहिल्याबाई इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। रानी अहिल्याबाई के द्वारा ये आपका निर्माण करवाया गया था। अब कब करवाया गया आपसे कोई पूछे तो करवाया गया था 1780 में। कब करवाया गया, 1780 में ईस्वी में करवाया गया था विश्वनाथ मंदिर का निर्माण, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कहा गया, देखो अगला क्वेश्चन है,
गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी, ध्यान देना, गुप्त काल का टेराकोटा या पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर कहाँ स्थित है? अब भीतरगांव मंदिर आपको कहाँ मिलेगा? तो भीतरगांव का मंदिर जो है कानपुर देहात में मिलता है, मतलब कानपुर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। फिर इसके बाद चित्रकूट में आपको कामदगिरी मिलेगा। क्या मिलेगा? कामदगिरी, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, प्रभु कामतानाथ महाराज के चरणों से। ठीक है। गोरखपुर में गोरख धाम है। क्या है? गोरख धाम है। ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं बनारस में विश्वनाथ मंदिर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन चलेंगे, मथुरा कला का काल किसके काल के दौरान शीर्ष पर आया? पूछा गया मथुरा कला खालिस्तान काल के दौरान अपने शीर्ष पर थी। अब आपको ये बताना है कि मथुरा जो कला है वो किस टाइम पे सबसे चरमोत्कर्ष पे थी या सबसे टॉप लेवल पर थी। अब आपको इस क्वेश्चन का इस तरीके से जवाब ढूंढना है। तो बताइएगा, मौर्य, कुषाण, मुगल या सल्तनत? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, ये कुषाणों के टाइम पे अपने बिल्कुल टॉप पर थे। आपको पता होगा कि कुषाण जो थे, है ना, पुष्यमित्र शुंग या शुंग वंश जो था, उसके बाद कनिष्क का टाइम आता है, कनिष्क जो था, तो ये सब लोग कनिष्क खास करके। तो आगे देखिएगा, मौर्य वंश की बात किया जाए तो मौर्य वंश में जो सबसे महान शासक हुए वह अशोक हुए। कौन हुए? अशोक हुए। और अशोक का जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है तो कब से होता है? कमेंट करके बताइएगा, 372 एडी से होता है कि नहीं? कब से होता है? 372 एडी कि 272 एडी? बताइए। 272 एडी से स्टार्ट होता है। और पता चला बीसी, एडी कौन लिख दिया, बीसी से स्टार्ट होता है। और देखिएगा 261 एडी में बीडी में, सॉरी बीसी है, 1 मिनट, 200 261 बीसी में देखिए यहाँ पर क्या हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? कलिंग युद्ध। और इसके नरसंहार के बाद कहा जाता है अशोक ने अस्त्र शस्त्र को त्याग दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। मुगलों में आप देखते हैं बाबर हैं, अकबर हैं, जहांगीर हैं, शाहजहां हैं, ये सब लोग इसमें आए, औरंगजेब हैं, इंपॉर्टेंट हैं सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में कई सारे वंश आए, लोधी वंश आया, तुगलक वंश आया, है ना, बहुत सारे आए उसमें। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? अब आप बताइएगा, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म किस जिले में हुआ था? सभी लोग कमेंट करके जवाब देंगे। मैथिली शरण जी का जन्म किस जिले में हुआ था? सभी लोग कमेंट करके जवाब देंगे भाई। चलिए बताइएगा, सभी लोग बताएं। तो ये हुआ कहाँ था भाई? ये हुआ था झांसी में। कहाँ हुआ था? मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी में हुआ था। इनको राष्ट्र कवि महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी के द्वारा इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। ओके, चलिएगा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अपनी कृति, क्या है कृति इनकी? अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया? अब देखिएगा, जगनीक भट्ट, चंद्रवरदाई, मतीराम, घनानंद। तो देखिएगा, पृथ्वीराज जो रासो है वो चंद्रवरदाई के द्वारा ये दरबारी कवि थे, और जगनीक भट्ट के द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखी गई थी। क्या लिखा गया था? पृथ्वीराज विजय। ओके, ध्यान रखना,
ये दोनों बिल्कुल मिलते जुलते नाम है, पृथ्वीराज राशो और पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय की बात किया जाए तो जगनिक भट्ट है, और पृथ्वीराज राशो की बात किया जाए चंद्रबरदाई हैं, और चंद्रबरदाई उनके दरबारी कवि थे। ठीक है, आगे देखिए। घनानंद जो है ये नंदवंश का अंतिम शासक था, नंदवंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक था। और कहा जाता है कि मौर्य वंश का जो संस्थापक है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और इसके गुरु चाणक्य या कौटिल्य, अजय या विष्णुगुप्त जो ये थे। तो विष्णुगुप्त को भरे दरबार में घनानंद ने अपमानित किया था। तो चाणक्य ने क्या किया पता है? कौटिल्य ने भरे दरबार में जब घनानंद ने अपमानित किया, वो विदेशियों के आक्रांताओं के आक्रमण को सचेत करने आए थे, तो उन्होंने कहा चल पंडित ज़्यादा अपना दिमाग मत लगा, है ना, निकल ले यहाँ से, थवरिया देंगे। तो इन्होंने वहाँ पे शपथ लिया था कि हे घनानंद, जब तक तुझे बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और अगर उस समय के लोग शपथ लेते थे तो केवल उसी पर काम करते थे। आप लोग भी शपथ ले लीजिएगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक शरीर में वर्दी नहीं आएगी तब तक हम बैठेंगे नहीं चैन से। ठीक है, और जो भी सेक्टर से जो लोग हैं जब तक उसमें कामयाब नहीं होंगे तब तक नींद नहीं लेंगे भरपूर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, तो यहां पर क्या हुआ, और कह लिया गया ना, मानो जो ठान ले ईमानदारी से उसको करके दिखा सकता है, वही चीज यहां पर हुआ। चाणक्य ने ठाना, रास्ते में खेल रहे एक बालक को उठाया, इसको पढ़ाया लिखाया शिक्षित दीक्षित किया, और एक दिन इसी के हाथ से घनानंद का वध करवा दिया। और यहां पर एक नए वंश का उदय हुआ, मौर्य वंश का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर कहा गया कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कहां पर पड़ता है? बताओ भाई, कहां पर पड़ता है वर्तमान में? बताइएगा सभी लोग। तो देखिएगा मेरे दोस्त, ये पड़ता है कहां पर? विठूर, कानपुर में। कानपुर में पड़ता है, गंगा नदी के किनारे। कहां पर? गंगा नदी के दाहिने तट पर, दाहिने तट पर। ओके, विठूर में पड़ता है, कानपुर में है, गंगा नदी के दाहिने तट पर। सीतापुर, यहां पर नैमी सारण है, कौन नहीं जानता क्या है यहां पर? नैमी सारण। एक मिनट। नैमी सारण है यहां पर, जहां पर महर्षि दधीच और बहुत सारे ऋषियों ने यहां तपस्या किया। तब पता चला कि महर्षि दधीच के हड्डियों से ही इंद्र देवता का वज्र का निर्माण हुआ था। ठीक है, जो वज्र बना था इन्हीं की हड्डियों से बना था, इतना मजबूत थे ये। बाकी वाराणसी और इलाहाबाद तो आप जानते हैं प्रयागराज की भूमि है ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे? देखिए, ये कंप्यूटर में एक लैंग्वेज होता है कि टिम बर्लिन साहब के द्वारा इसका निर्माण किया गया। किसके द्वारा? टिम बर्लिन साहब के द्वारा। बिल गेट्स को आप जानते होंगे, ये दुनिया के अमीर लोगों में से एक हैं बिल गेट्स साहब। टिम बर्लिन ने वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण किया था। आगे चलते हैं। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो आप बताइएगा। तो बताइए, मेजर ध्यानचंद, बाईचुंग भूट या पेले और डेविड बेकहम? तो आप देखिएगा, जो मेजर ध्यानचंद थे, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, और इनका जो जन्म हुआ था मेरे दोस्त, वो कब हुआ था आपको पता होना चाहिए? 29 जुलाई 1905 को। ठीक है, अब देखिएगा, इसीलिए खेल दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। क्या मनाते हैं? खेल
दिवस के रूप में, इन्हीं के नाम पर याददाश्त के लिए कहा जाता है। ये हॉकी के जादूगर थे। बाईचुंग भूटिया सिक्किम के रहने वाले, ये प्रयागराज से थे, ठीक है। कौन? मेजर ध्यानचंद। ये सिक्किम के रहने वाले एक बेहतरीन फुटबॉलर है, शानदार फुटबॉलर हैं ये, फुटबॉलर। ओके। पेले को फुटबॉल जगत में फुटबॉल का राजा कहा जाता है। किसका राजा कहा जाता है? फुटबॉल का राजा कहा जाता है। डेविड बेकहम भी एक इंग्लिश फुटबॉलर है, फुटबॉलर है, अंग्रेज फुटबॉलर हैं ब्रिटेन के। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर अगला, यहां पर क्या कहा गया बताओ भाई। यहां पर बोला गया आपसे कि निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों के युद्ध स्मृति में बनाया गया? अब बताइएगा। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, बुलंद दरवाजा, लाहौरी गेट, लाल किला का मुख्य द्वार। तो आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा मेरे दोस्त, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका निर्माण कहां कराया गया था। सभी लोग कमेंट करिएगा, सभी मेरे दोस्त कमेंट करेंगे। चलिए तो ध्यान दीजिएगा इसको, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया गेट कब बना? 1931 में। कहां बना? दिल्ली में बना। ये इंडिया गेट है, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कब बना? गेटवे ऑफ इंडिया 1913 में बना। क्यों बना? इसलिए बना कि जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी भारत यात्रा में आए थे, तो उनकी याद में बना, ठीक है। भारत यात्रा में आए, उनकी याद में बना था। बुलंद दरवाजा कौन बनवाया? भैया अकबर ने बनवाया, ठीक है। लाहौरी गेट, लाल किले का मुख्य द्वार किसने बनवाया? इसको शाहजहां ने बनवाया। लिख लेना, बार बार बता रहा हूं, आप लोग कमेंट तो नहीं करते, लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इन चीजों को लिख लीजिएगा। एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बार बार पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में, हाँ देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो बताइएगा। नजरुल नीत गीति, गीतांजलि, राजतरंगिणी, मधुशाला। तो ये है आपकी मधुशाला। क्या है? मधुशाला के लिए हरिवंश राय बच्चन को काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है। आपको पता है गीतांजलि किसकी है? गुरुदेव की है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब की है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब की है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए सन 1913 में नोबेल प्राइज मिला था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, याद रहेगा गीतांजलि के लिए। और इनके द्वारा सन 1919 में अंग्रेजों के द्वारा प्रदान की गई उपाधि नाइटहुड को वापस कर दिया गया था, नाइटहुड को, ओके, याद रहेगा। राजतरंगिणी जो है वो कल्हड़ की पुस्तक है। किसकी है? कल्हड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। यहां पर भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता था? अब बताइएगा धनपत राय को किस नाम से जाना जाता था? आप सभी लोग बताएं, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। धनपत राय को किस नाम से जाना जाता था? तो मुंशी प्रेमचंद्र को धनपत राय के नाम से जाना जाता था। बनारस में इनका जन्म हुआ था, मुंशी प्रेमचंद्र जी का, और इन्हें धनपत राय के नाम से जाना जाता था। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद हो गए, आगे हाँ ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान देना, सभी लोग देखिएगा ध्यान से क्या बोला गया इसमें। चलिए बताएंगे, इसको जवाब दीजिएगा।
किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में, ध्यान देना, में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? बताइएगा। इसमें कौन है? स्वामी विवेकानंद जी। कौन नहीं जानता इनको, ठीक है। इन्होंने जब अपना अभिभाषण शुरू किया तो कहा, हे मेरे वसुधैव कुटुंबकम वाले थे ना, हे मेरे सभी परिवार के सदस्यों, मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि विचार बेशक अलग अलग हो सकते हैं, धाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जाना सबको एक ही जगह है। जिस प्रकार पूरे विश्व की नदियां अलग अलग मार्ग का अनुसरण करते हुए खलखलाती हुई बहती हुई जाती है, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य एक ही होता है, उनका अंतिम लक्ष्य होता है महासागर या सागर। तो उसी तरह से हम लोग जितने भी धर्म के मानने वाले हैं, सबके अपने अपने मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन जाना सबको एक ही जगह है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बात। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इनको कौन नहीं जानता? ये भारत के एक महान अध्यापकों में से एक माने जाते हैं और भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था, ठीक है। दूसरे राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था। राजा राम मोहन राय जी को कौन नहीं जानता? भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है इन्हें, अग्रदूत कहा जाता है। भारत में जो सती प्रथा जैसा एक विचित्र परंपरा थी, सती प्रथा के उन्मूलन में इनका अहम योगदान है। इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कौन सी? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ओके, चलिएगा नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, सन 1962 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के रूप पर उपहार दिया था? अब जानते हैं आप कि यहां पर चार्ल्स द्वितीय और ब्रेगेंजा की शादी हुई थी, है ना। विंड्स या संग कह सकते हैं, शादी हुआ था। तो शादी होने के बाद जो पुर्तगाल के राजा थे, उनके द्वारा बम्बई शहर को चार्ल्स को उपहार स्वरूप दे दिया गया था, ठीक है। बम्बई को उपहार स्वरूप दिया गया था चार्ल्स के द्वारा, ठीक है। चलिएगा आगे देखिए। पुदुचेरी तो आप जानते हैं, पुदुचेरी भारत के 3 राज्यों में फैला है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में ये फैला है ना। और 3 राज्यों में 4 जगह है। तमिलनाडु में 2 जगह है। तमिलनाडु में कितनी जगह है? 2 जगह है। कहाँ कहाँ पर? कराईकल और पुदुचेरी। आंध्र प्रदेश में कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है यनम। केरल में कहाँ है? केरल में है माहे। ओके, चलिएगा। कोलकाता तो आप जानते ही हैं, ठीक है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या में दूसरा है। क्षेत्रफल में पहला, क्षेत्रफल में और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन है? सिक्किम है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? अब आपको बताना है भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है। ओके, देखिएगा। मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य। अब आप देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य। अब देखिए, मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, सबसे बड़ी खाड़ी, ठीक है। मन्नार की खाड़ी
आप देखेंगे मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी है ना, मन्नार की खाड़ी है और पाक की खाड़ी है, उसके बीच पाक जलडमरू मध्य है। ठीक है, जानते हैं आप लोग। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? कहता है योग क्षेम वहां में हम किसका आदर्श वाक्य है? योग क्षेम वहां में हम किसका आदर्श वाक्य है? आप बताइए किसका आदर्श वाक्य है भैया? ये भारतीय स्टेट बैंक SBI का है, LIC ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक का है, लोकसभा का या प्रधानमंत्री कार्यालय का है? तो आप बताइएगा यहाँ पर। तो देखो योग क्षेम वहां में हम, ये तो SBI का होगा। SBI मैं आपको बताता हूँ, परेशान नहीं होना, SBI का है। SBI की स्थापना कब हुई थी? इंपीरियल बैंक से बना था SBI, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, लेकिन आपको यह भी याद होगा कि LIC ऑफ इंडिया का भी लगभग इसी तरह का है, या इसी को कहा जाता है, कई जगहों पर मिलता भी है कि योग क्षेम वहां में हम, इसका भी आदर्श वाक्य है। लेकिन LIC का तो आदर्श वाक्य जहां तक मुझे पता है वो यही होता है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ठीक है, ये है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। ओके, और LIC का मुख्यालय भी मुंबई में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। ओके, चलिएगा। लोकसभा तो आप जानते हैं, प्रधानमंत्री PMO ऑफिस भी जानते हैं। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या दिया गया? दिया गया किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? बताइए किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? तो बिंबिसार है, वो अशोक है, चाणक्य है, या अजातशत्रु है? तो ये पितृहंता वंश है, अजातशत्रु। क्या? अजातशत्रु को कहा जाता है किसने राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। ठीक है, इसे पितृहंता वंश कहा जाता है। हर्यक वंश को कौन सा वंश कहा जाता है? हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। ये सब अपने पिता को मार करके शासक बने, पितृहंता वंश। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि सुश्रिता मतलब कमजोरी से प्रभावित होता है? तो साफ साफ पहले वहीं बता दिया, ये हड्डियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? हड्डियों से संबंधित है। केंद्रीय तंत्र का तंत्र न्यूरॉन से नहीं है, नर्वस सिस्टम से नहीं है, ये यहाँ से है, हड्डियों से। कहाँ से है? हड्डियों से संबंधित है। ओके, चलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है। बोला इसमें कि महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव भजन के रचयिता कौन है? वैष्णव भजन के रचयिता कौन है? बताओ। सूर्यदास नहीं, मीराबाई, नरसिंह मेहता, ज्ञानेश्वर। बताइएगा। तो इसमें क्या है? वैष्णव भजन के जो रचनाकार हैं वो नरसिंह मेहता जी हैं। कौन है? नरसिंह मेहता है। और सूर्यदास को क्या कहना है ना? सूर्यदास क्या है? सूरज है, सूर्य के समान है। मीराबाई, मेरो तो श्याम। ठीक है, देखिए ये मीराबाई तो एकदम वो हो गई थी। ये मेवाड़ के जो शासक थे या मेवाड़ की रानी थी ये पहले, और फिर इसके बाद इन्होंने क्या कर लिया था? संन्यास को ग्रहण कर लिया था। महाराणा प्रताप जी के फैमिली की थी ये। बताइएगा इसका क्वेश्चन का जवाब। विश्व ब्रेल दिवस कब निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अब आपको बताना है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। बताओ भाई, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ब्रेल दिवस, ब्रेल लिपि क्या होती है पता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये अंधों को पढ़ने के लिए लुई ब्रेल के द्वारा निजात की गई थी। 6 डॉट होते हैं, उस डॉट के माध्यम से
पढ़ाने का, उभरे हुए डॉट होते हैं उसी के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया जाता है और लोग पढ़ते भी। ठीक है, तो ये ब्रेल दिवस है 4 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। किस देश ने जनवरी 2021 में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया? अब बताइएगा, नेपाल, चीन, अमेरिका, रूस, कौन सा होगा इसका आंसर? नेपाल, चीन, अमेरिका, रूस। तो बाबू इसमें याद रखिएगा अमेरिका के द्वारा मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया गया महिलाओं के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मलाला यूसुफजई पाकिस्तानी एक महिला हैं जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। बड़ी छोटी सी उम्र में इनको ये प्राप्त हुआ था। ठीक है, इनके ऊपर आतंकी हमला हुआ था, इनके साथ काफ़ी दुर्दांतता हुई थी पढ़ने को लेकर के। फिर ये पाकिस्तान छोड़ करके फ़ौरन चली गई, दूसरे देश में रहने लगी। तो इस तरह से इनकी कहानी है। आगे देखो, किस देश ने जनवरी 2021 में हिंद महासागर के पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैयार किया है, तैनात किया है? बताओ, रूस है, जापान है, बांग्लादेश है, चीन है। तो इतनी गंदी हरकत कौन कर सकता है इनमें से? बताइए, इतनी गंदी हरकत कौन करेगा इसमें से? सब लोग जवाब दीजिएगा। तो इतनी गंदी हरकत केवल इसमें एक ही आदमी कर सकता है, वो है चीन। इतनी गंदी हरकत चीन कर सकता है, बाकी ये तो सब ठीक ठाक हैं, सही हैं अपनी जगह पर, लेकिन चीन ही इतनी गंदी हरकत कर सकता है। आगे देखिएगा, जर्मन वाच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, इसको ध्यान से देखना, जर्मन वाच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? अब आप बताइएगा, 7वें स्थान पर, 5वें या 10वें या 11वें स्थान पर? तो भारत को किस स्थान पर रखा गया? जर्मन वाच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के आधार पर जो भारत को रखा गया मेरे दोस्त, वो 7वें स्थान पर रखा गया। किस स्थान पर? 7वें स्थान पर रखा गया। पूछा जाए आपसे पहले स्थान पर कौन सा है, तो आप बताएंगे मोजाम्बिक है। कौन सा है? मोजाम्बिक है पहले स्थान पर, और दूसरे स्थान पर जिम्बाब्वे है। कौन सा है? जिम्बाब्वे। ओके, ये जिम्बाब्वे है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लड़कियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? वाद्य यंत्र है, पूछ रहा है, प्रसिद्ध वाद्य यंत्र। तो इसमें क्या है? मशक है, चिमटा है, चिक्का है, खड़ताल है। तो ये जो पंजाब की लड़कियां हैं उनके द्वारा बनाया जाता है चिक्का। क्या नाम देते हैं इसको? चिक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? चिक्का बोलते हैं। ठीक है, चले, चिक्का कृष्णराज नहीं है, चिक्का है केवल। यहाँ पर वाद्य यंत्र की बात हो रही, व्यक्ति की नहीं। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से सभी प्रमुख व्यक्तियों ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया, जितने भी यहाँ पर दिए गए। लता मंगेशकर और आशा भोसले जी को मिल चुका है। ठीक है, VR चोपड़ा और यश चोपड़ा को भी मिल चुका। राज कपूर और शशि कपूर को मिल चुका। महेश भट्ट और विक्रम भट्ट, पता ये किसको किसको मिला है इसमें से? तो देखिएगा, इसमें जो महेश भट्ट और विक्रम भट्ट है इनको नहीं मिला, बाकी सबको क्रमशः मिल चुका है। चाहे वो लता मंगेशकर, आशा भोसले जी हों, एक ही फैमिली से दोनों बहन हैं। VR चोपड़ा, यशराज चोपड़ा हों, दोनों ये बहना रहे, इनके तरह फिल्म बनती है। राज कपूर और शशि कपूर दोनों एक्टर रहे। महेश भट्ट और विक्रम भट्ट ये भी प्रोड्यूसर हैं, लेकिन यहाँ पर अभी इनको नहीं मिला है। ओके, चलिएगा। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? अब बताइएगा, हमला और लूटपाट किसने किया था? प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर लूटपाट किसने किया था? सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर लूटपाट किसने किया था? मोहम्मद गौरी, ये तो नहीं है, महमूद गजनी, नादिर शाह, चंगेज खां। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा महमूद गजनवी। ठीक है, इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। मोहम्मद गौरी तो पृथ्वीराज साहब के साथ थे, पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे थे, पृथ्वीराज चौहान 3rd के टाइम में थे। ठीक है, और
91 और 1192 का युद्ध हुआ था इनके साथ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, नादिर शाह को क्या युग का नादिर शाह को आक्रांता तो कहा ही जाता था, है ना। नादिर शाह को लुटेरा भी कहा जाता था। चंगेज खां, ये भी बड़ा दुर्दांत व्यक्ति था। आगे चलते हैं। मलिमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में किससे संबंधित है? मलिमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। मलिमत समिति की रिपोर्ट किससे? आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से संबंधित है। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में ये पूछने वाला है। जो भी एग्जाम आने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कौन है? मलिमत नाथ समिति, आपराधिक न्यायिक प्रणाली से। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्ध द्वारा किया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में प्रचलित है, वो कौन सा नृत्य है? बताओ, कौन सा नृत्य करते हैं जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि हाँ हिमाचल प्रदेश में होता है? कौन सा नृत्य है जिसकी वजह से भूत प्रेत या बाधाएं जो है, आत्माएं, वो दूर हो जाती है? मुझे नहीं, आत्मा, वो जो बुरी आत्माओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन सा है? वो छम है। कौन सा है? छम नृत्य होता है इनका, छम छम छम, है ना, छम नृत्य होता है। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? नारियल का पानी है, नारियल पानी पीते हैं ना, तो ये तो जानिए कि नारियल पानी है क्या? तरल बीजांड काय है, तरल मध्य फलभित्ति है, तरल एंडोकार्प है, या विकृत तरल एंडोस्पर्म है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, नारियल का पानी विकृत तरल एंडोस्पर्म है। क्या है? जो नारियल पानी पीते हैं ना, विकृत तरल एंडोस्पर्म होता है। ओके, चलिएगा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर अगला, किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? बताइएगा, किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का रीजन क्या हो सकता है? तो सीधा सी बात है भाई, कोई नदी यहाँ पर प्रवाहित हो रही है, इसकी घाटी के चौड़ीकरण की बात किया गया, तो जाहिर सी बात है जब यहाँ अपर्दन होगा तभी ये चौड़ी होगी, तो इसके जो पार्श्व हैं वहाँ पर क्या होगा? अपर्दन होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? पार्श्विक अपर्दन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? भूक्षरण या पार्श्विक अपर्दन कहा जाता है। ओके, चलिएगा, बहुत बढ़िया। चलिए, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे मेरे दोस्त, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आप लोगों को सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप पहली बात तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, अपने मित्रों को भेजिए। इसमें कोई मैं गलत बात तो नहीं करता, आपके शिक्षा से संबंधित हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर कर दें, और जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो प्लीज़ पूरा देखा करिए, जिसमें आपको ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, और इसके साथ जो है आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए, ताकि कमेंट पढ़ते हैं तो उसमें से अपने में सुधार करने की गुंजाइश होती है। अदरवाइज हम तो ये जानते हैं कि हाँ आई एम बेस्ट, लेकिन ये है कि आप लोग जानते हैं कि हाँ कौन बेस्ट है कौन बेस्ट नहीं है, तो आप बताएंगे कि हाँ सर अभी यहाँ सुधार करना है, तो उस पर हम सुधार करेंगे, काम करेंगे। ओके, चलिए बाबू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।